हमने पिछले क्लास में जो है प्रासरण दाब के नियम को हमने देखा। इसमें वायल वान ठाप, चार्ल्स वान ठाप विलेन के समीकरण क्या होते हैं, या इसी को व्यापक विलेन समीकरण भी कहा जाता है। हम बात करेंगे इस परासरी विलेन क्या होते हैं, आइसोहाइड्रिक विलेन क्या होते हैं, व्यापक विलेन समीकरण है या वान ठाप विलेन का जो समीकरण है, इस पर न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं, इन पर आधारित हम न्यूमेरिकल को देखेंगे। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम बात करेंगे वान हाफ विलेन समीकरण की सीमाएं। इनकी सीमाएं क्या है, तो दो सीमाएं हैं, इसको ध्यान रखिएगा भाई। पहली सीमा ये है, वान हाफ विलेनों के नियमों का केवल आवास्पशील यौगिक ही पालन करते हैं। जो विलेन में ना वियोजित होते हो अथवा ना संगुणित होते हो, ऐसे पदार्थों के विलेनों पर ही वान हाफ नियम का नियम लागू होता है, जो विलयन अवस्था में ना तो विघटित होते हो और ना ही संगुणित होते हो। पहली बात तो ये है, अगर ये विघटित और संगुणित होने वाला होगा तो जो पीबी बराबर NST रूल है, इस रूल पर वो जो है पालन नहीं करेंगे। अगर भाई वाष्पशील यौगिक होगा या विघटित होने वाला यौगिक होगा या संगुणित होने वाला यौगिक होगा तो पीबी बराबर NST जो हमारा जो विलेनों का समीकरण है, ये वान हाफ समीकरण है, इस वान हाफ समीकरण का पालन नहीं करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात जो है, तो मतलब जैसे अलग अलग हो जुड़ के एक जैसे मान लीजिए किसी चीज डाले तो आप विलेन बनाने के लिए घोले हो का वही विलेन बने चाहिए, लेकिन नहीं, वो पाउडर डालो और पाउडर पड़ा का ठोस बना लीजिए, कम जम गया सगरो एकदम जम गया तो संगुणित नहीं होगा, यानी एक इकट्ठा हो जाना उसको संगुणित कहते हैं। अब पता चले से मान लो कोनो थोड़ा पेस्ट टाइप के पाउडर डालो, कोनो चीज पेस्ट है तो पेस्ट है तो का जैसे वही घुल मिल जाए चाहिए। अब पेस्ट डालो और घुले मिले का एकदम पता चला एकदम पेस्ट से भी एकदम आयनित होएगा, नए में बदल गया, और नए में बदल गया तो पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। तो ऐसा भी होता है। जैसे वाष्पशील अगर है मान लीजिए, तो वाष्पशील होगा तो क्या होगा, मिलाने के बाद धीरे धीरे का वाष्प बन के उड़ जाए, तो जब वो उड़ जाएगा तो कहाँ रहा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो वही लिखा है, जो वाष्पशील होते हैं और जो वियोजित होते हैं या संगुणित होते हैं वो जो है इस नियम का पालन नहीं करते। इतना ध्यान रखिएगा कि जो वियोजित होते हैं, संगुणित होते हैं या जो है वाष्पशील होते हैं। और दूसरा, वाष्पशील पदार्थ के विलयनों वान हाफ का नियम लागू नहीं होता। अगला है, जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं ऐसे विलयनों पर जो है वान हाफ का नियम लागू नहीं होता। और पहला हमने क्या कहा, जो विलयन में वियोजित होते हैं, संगुणित होते हैं, ऐसे पदार्थों पर भी जो है वान हाफ का नियम लागू नहीं होता। समप्रासरी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन पूछ लीजिए। हम चर्चा करेंगे समपरासरी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। हमने कहा कि ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। जैसे T1 बराबर T2, टेम्परेचर बराबर हो गया ना, T1 बराबर T2 तो P1 बराबर T2 समझ में आ गया नहीं? अरे समान ताप और समान परासरण दाब हो गया इनका लेना, समीकरण एक मान। अब वाट हाफ
के नियम के अनुसार, नियमानुसार। अब वाट हाफ का नियम क्या है? P बराबर CST, नाम सुने हो? अरे हमने CRT कहा था ना। अब R बराबर R और CS बराबर है। R ज्यादा गैस के लिए प्रयोग किया जाता है और S सॉल्यूशन के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया नहीं? R गैस के लिए, S सॉल्यूशन के, C कंसंट्रेशन है सांद्रता। ठीक, P बराबर CST। अब यदि कह रहा है, यदि भाई कह रहा है, क्या कह रहा है कि T1 बराबर T2 तथा P1 बराबर P2, यही कह रहा है, तब समपराशरी विलयनों के लिए अगर ऐसा है तो C1 बराबर C2, भाई सांद्रता भी तो C1 बराबर C2 हो जाएगा। वही कहा गया समपराशरी विलयनों के लिए C1 बराबर C2। C बराबर होता क्या है, चीजें जान लो। C बराबर होता है N/B होता है। C सांद्रता जो होता है N/B होता है। N जो होता है विलय के मोल होते, क्या होता है? विलय के मोल। इसको जाने रहिएगा हमेशा। N नंबर ऑफ मोल्स, विलय के मोल। B जानते ही हो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, इसको तो आप अच्छे से जानते हो ना। आपने क्या कहा? C1 बराबर C2, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें नंबर क्या लगेगा? C1 बराबर C2 और C1 और C की वैल्यू क्या है? N/B है। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं N1/B1 बराबर N2/V2। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अरे C की वैल्यू इतना हो तो इतना रख दिए। अब एक चीज और जान ले, N बराबर क्या होता है? N बराबर होता है W/M। N बराबर क्या होता है? W/M। बताए थे ना, विलय के मोल का होता है विलय का भार बटा विलय का अणुभार। यही तो होगा, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, यही तो होता है, यही होता है। ठीक, तो बस और क्या करेगा, यही लिख दो। अब N1 है, N1 है तो ये W1/M1 और V1 बराबर 2 है ये ना, अपान M2 और V2 है ये। ठीक, ये हो गया समीकरण 4। अब ये सब नियम कब लागू हुई है? जब विलयन मानना तो संगुणित होते हैं और ना वियोजित होते हो, तभी ये लागू होगा, अन्यथा ये लागू नहीं हो। समदाबी विलयन, समदाबी विलयन, बस एक लाइन है, जान लो। आइसोस्टेटिक सॉल्यूशन, एक लाइन है, जान। समदाबी विलयन, ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान वाष्प दाब प्रदर्शित करते हैं, समदाबी विलयन कहलाते हैं। आइसोहाइड्रिक विलयन, आइसोहाइड्रिक विलयन, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन, वे विलयन जिनके लिए समान ताप पर H+4 हाइड्रोजन आयन जाना था, यही तो है H+4। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH मान कहते हैं ना, तो वही लिखा है। समान ताप पर H+4 आयन बराबर होती है इनके pH मान भी बराबर होते हैं। ऐसे विलयन को क्या कहेंगे हम? आइसोहाइड्रिक विलयन कहते हैं। ठीक है, वह विलयन जिनके लिए समान ताप पर H+4 आयन की सांद्रता जो होती है वो बराबर होती है और फिर ऐसे विलयनों के pH मान भी बराबर होते हैं, आइसोहाइड्रिक विलयन कहलाते। प्रतिपरासरण ये 2023 में पूछा गया है।
रिवर्स ऑस्मोसिस। प्रतिप्रासरण विलायक एवं विलय को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर विलयन पर अधिक दाब लगाकर विलायक के अणुओं का विलयन से विलायक की ओर जाना प्रतिप्रासरण कहलाता है। इसमें कहा गया कि विलायक एवं विलय को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग कर। पहली बात, विलायक और विलय अर्धपारगम झिल्ली द्वारा से बर्कले हार्टले विधि में भी विलयन अलग था, लेकिन यहाँ विलायक एवं विलय का अलग है ना, यहाँ विलयन नहीं है। एक साइड में विलायक भरा है, एक साइड में विलय भरा है और बीच में अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पात्र है, तो इस पात्र में मान लीजिए अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक, तो एक साइड में विलय रखा है और दूसरे साइड में विलायक रखा है। ठीक, दोनों का अलग चिन्ह है। अब कह रहा है झिल्ली द्वारा अलग कर दिया गया, ये है अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा हमने दोनों को विलायक और विलय को अलग कर लिया। अब कह रहा विलयन पर अधिक दाब लगाकर, कैसे दाब लगाया जा रहा है? विलयन, विलयन मान लीजिए अब ये दुई अलग है, अब एक दोनों के संपर्क जो है विलयन से मान लियो हो रहा हुआ विलयन। ठीक, इनका मतलब यह है कि विलायक और विलय कहाँ है? अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग कर लिया। अब विलयन पर अधिक दाब, अभी विलयन पर जब हम दाब लगाते हैं विलयन पर, तो विलायक के अणु, तो यहाँ जो विलायक के अणु रहते हैं वो विलयन से निकल करके विलायक की ओर चले जाते हैं। समझ में आ गए? देखो इसके उदाहरण देख लो। एग्जाम्पल मतलब समुद्री जहाज जो होते हैं, तो समुद्र में जो जहाजें चलती हैं, पता लगा 10-10 दिन चल रही हैं, तो समुद्री जहाजों में जो पीने वाला पानी है, मान लो लेके गए खत्म हो गया तब का, तो वहां इसी अति प्रतिप्रासरण रिवर्स ऑस्मोसिस का ही प्रयोग किया था। देखो एक अलग विलायक होगा, एक अलग विलय होगा और समुद्र के पानी विलयन होगा। समुद्र के पानी कहाँ है? विलयन होगा। अब समुद्र के पानी पर जब दाब लगाते हैं तो उसमें जो शुद्ध पानी होगा वो उसी शुद्ध पानी की ओर जो नीलंग विलायक भरा रहे वही अलंग का गमन करे लागे। समझ में आए नहीं? तो हमारा विलायक पानी होगा, थोड़ा पानी होगा, तो धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ जाएगा और वो पानी हमें पीने योग्य मिलता रहेगा। समझ में आ गए नहीं? ऐसे तो शुद्ध करे बहुत बड़ी टेक्निक अपना खुदे, लेकिन अब इनकी एक टेक्निक है कि विलयन पर दाब लगाओ थी, समुद्री पानी वो विलयन है, उस पर दाब लगाएंगे, तो दाब लगाएंगे और वहां वही सिस्टम रहा थे कि एक साइड में विलय भरा रहा था, एक साइड में विलायक भरा रहा थे, तो विलायक की ओर खुदे अपन पानी जो शुद्ध हो के उसी विलायक की ओर लुढ़क के जाता रहेगा और बढ़िया वो पानी यूज कर रही है। ऐसे समुद्री पानी थोड़ी पी जाएगा, वो तो खारा होता है, उसमें विलय जो है घुले हुए होते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना? तो वही लिखा है विलायक एवं विलय को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग कर विलयन पर अधिक दाब लगाकर। दाब कहाँ लगाओगे? सबके विलयन पर। एवं तीन चीज है, एक विलय है, एक विलायक, एक विलयन। तो विलय और विलायक का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग कर लिया गया और विलयन पर दाब लगाएंगे, और जब विलयन पर दाब लगाएंगे तो विलायक वहां से विलायक निकल करके विलायक का अणु जो होगा वो विलयन से निकल करके विलायक की ओर प्रासरण करना ही प्रतिप्रासरण कहलाता है। समझ में आ गया ना? इसका उपयोग समुद्री पानी को पीने योग्य किया जाता है। एग्जाम में पूछा गया था,
ठीक है, उदाहरण सहित बताओ है अति पराशरी और अल्प पराशरी टोनिक, हाइपर टोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अतिपराशरी और अल्पपराशरी। अतिपराशरी जाहिर सी बात है जिसमें पराशर ज्यादा होगा, अल्पपराशरी जिसमें पराशर कम होगा, ऐसे पता चल रहा है। ठीक है, समान ताप पर दो विलयनों में अधिक परासरण दाब रखने वाले विलयन को अतिपराशरी विलयन तथा अल्प परासरण दाब रखने वाले विलयन को अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। देखो समान ताप पर दो विलयनों में, देखो दो टेम्परेचर सिंपल है, समान ताप का मतलब है जैसे 20 डिग्री इनका है तो 20 डिग्री होगा। ठीक, तो ये कह रहा है समान ताप पर दो विलयनों में, बात दो विलयन की अलग अलग हो रहा है। तो अधिक पराशर दाब रखने वाले यानी जौने में पराशर दाब ज्यादा रहे, पराशर दाब रखने वाले विलयनों को हम क्या कहेंगे? अति पराशरी। जौने में ज्यादा पराशर दाब रहे अति पराशरी विलयन, अर्थात जौने में अल्प पराशर दाब रख रहा होगा, भाई टेम्परेचर सेम है लेकिन पराशर दाब कम है, तो उसे हम जो है अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। यानी अति पराशरी जौने में पराशर ताप समान है लेकिन पराशर दाब ज्यादा रख रहा है तो उसे अति पराशरी विलयन, और जौन पराशर दाब कम रखता है उसे हम कम अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। नोट लिख लो, नोट, इसी नोट पर हमारा काम चलेगा भाई। पहला नोट है, जब विलयन में मोलर सांद्रता दी हो, अगर मोलर सांद्रता दी है तो P बराबर CST, ये फार्मूला लागू करेंगे। ठीक, और दूसरा है जब विलय के मोल, विलय का मोल का कहां से लिखा थे? स्मॉल n से लिखते हैं ना। दिए हो तो क्या हो जाएगा? Pb बराबर NST, ये तो लिखा याद है। देखो आप जानते हो, देखो C बराबर क्या होता है? N अपान B होता है, ध्यान समझिएगा। C बराबर क्या होता है? N अपान B होता है। अब यहाँ C के जगह पे अगर N अपान B रहेगा तो B कूद के एरिया है, तो अगला बन जाए Pb बराबर NST, समझ में आएगा ना। चलो तीसरा देख लो, जब विलय की मात्रा कहा लिखा जाए? डबल हो तो, अगर W दी रहा है तो PV बराबर W अपान MST, समझ में आ नहीं? अरे हाँ, n बराबर यही तो होता है, n बराबर W अपान M, बस भेज दो वही n पे बस। और एक चीज और जाने दे, जहां देखो आदत परी है यस की जगह R लिखेगा, ठीक है, तो जहां S बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल, S की वैल्यू है, इसी R की वैल्यू कहो चाहे S की वैल्यू कहो, ये देखो लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल की है। ठीक है, कैसा है? लीटर वायुमंडल, हाँ वायुमंडल, ये मात्रक है। ठीक, CGS मात्रक, तो जो S बराबर होगा 8.314 गुणे 10 की घाते 7, ऐसे लिखा जाए, अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल MKS मात्रक। MKS में अगर हम बात करेंगे 8.314 रहेगा जूल प्रति केल्विन
प्रति मोल। इसको ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। देखो ये MKS में जो होगा, ठीक है, वो जूल प्रति केल्विन प्रति मोल में जाएगा 8.314, और जब इसी को जूल को हम अर्ग में चेंज करेंगे, यानी CGS में ले जाएंगे, तो हमें 10⁻7 जो है इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारा अर्ग केल्विन मोल में आ जाएगा। ठीक, 15 डिग्री सेल्सियस पर 5% चीनी के जलीय विलयन का प्रसार दाब ज्ञात करो। सबसे पहले टेम्परेचर दिया T बराबर 15 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, कभी भी विलयन वाले लेसन में 15 डिग्री नहीं रखा जाता, एक डिग्री को केल्विन में चेंज कर लो। ये 273 में ऐड कर दूं, तो ई है जे 15 यानी 5 3 8 288 केल्विन में चेंज हो जाए। समझ में आ गई नहीं? चाहे जितना डिग्री दिया हो 273 डिग्री दी में है 273 ऐड कर दो, और कब टेम्परेचर ज्ञात करे कहे निकाले का, तो सब के वैल्यू दे रहे, T ना दे रहे, तो T जब निकलबो तो वो हमा से 273 घटाए दिया, तब आंसर बताओ डिग्री सेल्सियस। समझ में आएगा ना? ये टेम्परेचर हो गया। अब देखो प्रसार दाब याद करके P बराबर, P चलो जी देखो मिलान है, तो S बराबर 0.082 वायुमंडल लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल, ये ठीक। चलो और का दिन है W। देखो W दिया है, ध्यान दीजिए भाई, 5% कहा था है ना, तो 5% 100 में 5, देखिए मतलब 5 ग्राम, ठीक, ग्राम होएगा। आयतन 100 ग्राम, 100 ग्राम माना लिखा जी, आयतन है ना ml वाली जी, आयतन ml में रहे, अब W ग्राम में रहे। समझ में आ गई? अब हमें रखे कहना है लीटर में, तो 100/1000, तो 1000 जब रखो कितना है 0.1 लीटर है जी। अणुभार, चीनी के अणुभार निकालो ना, यम बराबर चीनी का अणुभार, चीनी का अणुभार निकालो भाई, तो चीनी का अणुभार कैसे निकालोगे? C12 H22O11, यही तो निकले। चलो निकालो, 12 गुणे कार्बन के 12 तो बहुत है, 22 गुणे 1 प्लस 11 गुणे ऑक्सीजन के 16, 12 पर यहाँ 144, 22 और 16 एकम 16, 16 एकम 16 1 17, सही है। आगे 6 2 8 4 12, हासिला 1 7 1 8 2 10 4 14, हासिला 1 1 1 2 342 m निकल के आएगा। हम जानते हैं, देखो का दिन बार यम दिन है, W दिन है, तो हम जानते हैं PV बराबर W/m/ST, यही तो आए। देखो जो जो दिन रहा वही हिसाब से रखो इनका, ठीक। अब तुम्हें P निकालना है, तो P बराबर WST तो यही है अपॉन M into V, यही तो है। और सबकी वैल्यू रख दो, W कितना है 5 ग्राम, S कितना है 0.082, चलो एक का अंक रखो 2 अंक, और T कितना है 288 अपॉन यम कितना निकला 342 अगुड़े, और आयतन 0.1। सबसे पहले कहा करो जैसे 3 अंक दशमलव है 1 2 बढ़ा 3 अंक इनका पूरा ले लो, ठीक। अब आराम से जो है इनका धीरे धीरे काट के गिरा दो, 5 गुणे 8 2 गुणे 288 बटे 342 गुणे 100। देखो अगर मान ले एक यहाँ लिखा हुआ होता है तो एक और रखा जाता है, 0 और बढ़ता है, काट दो कितना 5 से काट दो, 5 से करना 5 और 5 दूनी 10 20 है ना, 4 से 28, 4 दूना 8 सही है, और 4 पंचे 40 काटेगा ना, 4 पंचे 20, ठीक। अब ये और कटे 2 से, 2 3 6 और 2 6 12, 2 1 9 2, 2 7 14, 2 1 9 2, और कटे बस रहा दो, गुणा करा लो, ये आई जे 82 बटे 82 गुणे 36 बटे 171 गुणे 5। आराम से इनका गुणा करा, इसे गुणा करा भाग कर दो, बस हमारा जो P निकल के आएगा 3.45 वायुमंडल,
इसी को आप लिख सकते हैं एटीएम, एटमॉस्फेयर। ठीक, 3.45 लगभग निकल के आ जाएगा मंडल। समझ में आया नहीं भाई? जो जो दिया है कह रहा 15 डिग्री से T बराबर 15 डिग्री से 273 ऐड करोगे 288 हो जाएगा कैलकुलेट में। P निकालना है, यस की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। W दिया है 5% यानी 100/5 यानी 5 ग्राम हमारा ये होगा, तो हमारा आयतन ml में होगा। ml में आयतन होगा 100 ml जो होगा 100 ml। ठीक, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, चीनी का अणुभार निकाल लेंगे, चीनी के सूत्र से अणुभार निकल आएगा। उसके बाद Pv बराबर W/m ST हम जानते हैं। आप P रोक लीजिए, बाकी को नीचे भेज दीजिए और सबकी वैल्यू रख दीजिए, काट दीजिए, इतना से काटिए आराम से, उसके बाद आंसर निकल के आ जाएगा। और ज्यादा जल्दबाजी करोगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक, समझ में आ गया ना?